नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। चुनाव है तो घोटाले भी खुल रहे हैं। मोदी जी ने ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। वैसे भी मोदी जी लगातार, आप नियमित तौर पे देख रहे हैं, ऐसी गलतियां कर रहे हैं चुनाव के टाइम पे जो खुद बीजेपी के लिए ही घाटे का सौदा है, लेकिन किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले मामले में जो कुछ हुआ है, मैं एक वीडियो बना चुका हूं, ये केजरीवाल है, झुकेगा नहीं। और अभी फिर आज ताज़ा घटनाक्रम पे वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से अपना नुकसान उन्होंने किया, दूसरे चैनल पे होगा। तो मोदी जी जो हैं, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला। छत्ते में हाथ ऐसे डाला, किसी ज़माने में इंदिरा गांधी के समय पे एक छोटा सा 1.8 किलोमीटर बड़ा, लंबा चौड़ा एक टापू है समंदर के अंदर। ये टापू भारत और श्रीलंका की सीमा के बीच में पड़ता है। मोदी जी का आरोप था कि ये टापू कांग्रेस ने श्रीलंका के पास चला जाने दिया, इससे भारत से बहुत बड़ी गद्दारी हुई। हुआ ये था कि जब ये टापू दिया जा रहा था श्रीलंका को, तो जो डीएमके की सरकार है, उस सरकार ने इस पर ऐतराज़ किया था और कहा कि इसको वापस लेना चाहिए। और इसी तरह से एआईएडीएमके जयललिता तो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी इस मामले पे। ये मामला सब कुछ हुआ, बड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ हो गया और उसके बाद में ये मामला क्लोज हो गया था। अब मोदी जी को लगा कि क्या करें, तो एक खबर प्लांट कराई गई, एक आरटीआई का जवाब निकाला एक अखबार ने, कहा सरकार की लापरवाही से चली गई। उसके बाद में मोदी जी ने सीधे नेहरू इंदिरा वाले मामले में लपेट दिया उसको। अब उसका जवाब आया मल्लिकार्जुन खड़गे के पास से। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है, ये समझौता वैसे ही समझौता है जो आपने वहाँ किया बांग्लादेश के साथ में, जिसमें आपने भारत की बहुत सारी ज़मीन बांग्लादेश को दे दी मोदी जी। 2015 की बात है। ये जो समझौता है, ये समझौता 1971 में बांग्लादेश बना। 74 से बांग्लादेश ने मांगना शुरू कर दिया, भैया इतनी ज़मीन हमको दे दो, बांग्लादेश को दे दो, बांग्लादेश को दे दो। बॉर्डर को सही करना है, लेवलिंग सही करनी है बॉर्डर की। और भारत बांग्लादेश को दे नहीं रहा था, टालता जा रहा था। 74 में बात आई। उसके बाद में इसमें उस वक़्त जो है, जो एक एग्रीमेंट भी आया जिसको पार्लियामेंट में पास होने के नाम पे लटका के रखा भारत की सरकार ने, जिसमें 160 एनक्लेव की बात थी। लेकिन भारत ने इस एग्रीमेंट को कंफर्म नहीं किया। इसके साथ 2011 में फिर ये मसला उठा खालिदा जिया के साथ में, कांग्रेस पार्टी ने टाल दिया। 15 में आए मोदी जी। मोदी जी के साथ ही एक ज़मीन की अदला बदली वहाँ पर हो गई। इस अदला बदली में 14,000 से ज़्यादा बांग्लादेशी लोगों को भारत की सदस्यता दे दी गई, नागरिकता दे दी गई। नागरिकता कानून सीए लाते हैं। कल मुझे किसी ने बताया कि सीए कानून का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो हमारे अपने देश के मूल निवासी, जो हम सबसे पहले से यहाँ थे, आदिवासी हैं, उनको होने वाला है, क्योंकि वो अपने सिटीजनशिप के पुराने कागजात 71 से पहले के ला के नहीं दे पाएंगे। उनके पास कुछ कागज़ होता ही नहीं, तो जंगल में रहते हैं। और आप उससे कहोगे कागज़ लाओ कि उससे पहले आप यहाँ रहते थे, वरना डाल देंगे आपको सेंटर, उसमें जो बनाए कैंप। खैर, जो एग्रीमेंट किया मोदी जी ने, उसमें 162 जगहों का लेन देन हुआ। 111 इलाके मोदी जी ने बांग्लादेश को दे दिए, जो 17,000 एकड़ से ज़्यादा थे। बदले में हमें 51 इलाके मिले जो 7,000 एकड़, यानी सीधे सीधे 10,000 एकड़ ज़मीन मोदी जी ने बांग्लादेश को ज़्यादा दे दी इस एक्सचेंज में। और उसको लेकर अभी तक असेसमेंट चल रहा है कि स्ट्रेटजिकली वो ज़मीन देना सही था या गलत था। सामरिक नज़रिए से और व्यापारिक नज़रिए से वो सही था या गलत था। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ एक खबर पे, वॉशिंगटन पोस्ट की। 1 साल से ज़्यादा हो गया इस खबर को। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक भंडाफोड़ किया कि 2015 में मोदी जी जब ये समझौता करने गए थे, भारत की ज़मीन देने गए थे, बांग्लादेशियों को नागरिकता देने गए थे, तब वो एक खेल करके आए थे, एक बुनियाद बनाकर आ गए थे
एक तैयारी करके आए थे अडानी साहब को एक बहुत बड़ा ठेका दिलाने की। अडानी साहब को ये जो ठेका दिलाया गया, बांग्लादेश के अंदर बिजली सप्लाई का ठेका। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि बांग्लादेश खुद ही कर्ज में डूबा हुआ देश है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि बांग्लादेश के पास में अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा सरप्लस बिजली है। आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मेरा वीडियो आप देख सकते हो। 20-30% ज़्यादा बिजली उनके पास है। अगले 10-12 साल तक उनको ज़रूरत बिजली की नहीं पड़नी है। इसके बावजूद इस ज़मीन के लिए ऐसा माना जाता है बांग्लादेश तैयार हो गया, कोई बात नहीं, भारत से ज़मीन मिल रही है, एक ठेका दे देते हैं। और ठेका भी ऐसा नहीं, वो जो ज़मीन खरीदी गई या कहें कि वो जो बिजली बेचने का करार हुआ, वो बांग्लादेश जिसके पास पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है। आप सोचो, मैं हूँ, मुझे चाहिए 1 लीटर, मेरे घर में 2 लीटर दूध है। उसके बाद में मैं आपसे डर के मारे, आप दूधी हो, दबंग टाइप के हो या जो भी हो, मैंने कुछ सेटिंग की और मैंने आपसे भी कहा 1 लीटर दूध ले लूँगा। अभी मेरे पास जो दूध आता है वो आता 70 रुपये लीटर, और मैंने आपसे 90 रुपये लीटर दूध लेने का सौदा कर लिया। यानी बांग्लादेश को जो बिजली ऑलरेडी सस्ती मिल रही है, जो उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसा भी नहीं उसको कमी हो, उसके बावजूद इन्होंने भारत के अडानी साहब से और भी महंगी ज़मीन खरीदने का सौदा कर लिया। माफ़ कीजिएगा, बिजली खरीदने का सौदा कर दिया। अब क्या होता है, बांग्लादेश के अंदर इस मसले पे आवाज़ उठती है। अब प्रधानमंत्री को तो पता है कि हम किस लिए ये महंगी बिजली खरीद रहे हैं, किस चीज़ की कीमत चुका रहे हैं, कौन सी ज़मीन हमको मिल रही है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को तो नहीं पता ना। तो बांग्लादेश में इसका विरोध होना शुरू हुआ। और इस प्रोजेक्ट में एक और ख़राबी थी। पूरी दुनिया में भारत कहता है ग्रीन एनर्जी, नेट ज़ीरो, हम कोयले पर निर्भरता ख़त्म करेंगे। आपकी और हमारी डीजल की गाड़ियाँ छीन छीन के 10-10 साल में हटा दी, पेट्रोल की गाड़ियाँ 15 साल हटा दी, हवा साफ़ करने के नाम पे किया ना। लेकिन कोयले के बिजली घर का इस्तेमाल लगातार भारत किए जा रहा है, क्योंकि कोयले से बिजली बनाने के कारोबार में कोई एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका पूरा उदय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही हुआ है, और वो है अडानी जी। तो बिजली कोयले से बने जा रही है, नए नए बिजली घर कोयले से लग रहे हैं। चीन के साथ, चीन से पंगा क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बिजली घर में बड़ी संख्या में चीन के साथ ही करार हो रहा है। चीन ही यहाँ प्लांट लगा रहा है और चीन ही इन प्लांट को फंड कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। और उन प्लांट से पैसे कमा रहा है कौन? भारत के उद्योगपति। अब जो पैसा है वो कोयले से बिजली बनने से आ रहा है, और कोयले की बनाई हुई प्रदूषण वाली बिजली बांग्लादेश महंगे दाम में खरीद रहा है। उसको ज़रूरत नहीं है तब भी खरीद रहा है, उसको सस्ती मिल रही तब भी खरीद रहा है। तो जो बिजली वो खरीद रहा है वो कहाँ बन रही है पता है? उस देश में बन रही है जो कह रहा है कि हम पर्यावरण की स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कह रहा है कि हम कोयले से बिजली बनाना कम करेंगे, जो कह रहा है डीजल की गाड़ी मत चलाओ। अब तो गडकरी का बयान मैंने कहीं देखा कि पेट्रोल की गाड़ी भी बंद कर देगा। और ये सारे के सारे माहौल के बीच में भारत के झारखंड राज्य में गोड्डा नामक स्थान पर एक बड़ा सा बिजली घर लगाया गया, और इस बिजली घर की 1 यूनिट बिजली भी भारत को नहीं मिलेगी। हाँ, उस बिजली घर की बिजली जो है उसको बनाने से जो प्रदूषण होगा वो पूरा का पूरा भारत को मिलेगा। उसमें जो पानी का इस्तेमाल होगा वो पूरा का पूरा भारत का होगा। जब ये प्लांट बन रहा था, नगर पालिका से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक हर बॉडी ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि लोकल फार्मर, जो पर्यावरण के इम्पैक्ट को लेकर जो रिव्यू हुए थे, वो जो उससे जुड़े हुए बोर्ड यानी प्रदूषण बोर्ड, यहाँ तक कि सरकारी इस राज्य के अधिकारी, और उन्होंने जो लगातार कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, उन सब की तरफ से तमाम सारी आपत्तियां हुई, किसानों की तरफ से आपत्तियां हुई, सब कुछ मैनेज कर लिया गया और उसके बाद में ये बिजली घर बना दिया गया।
वॉशिंगटन पोस्ट की लाइन पढ़ के बता रहा हूं। प्रोजेक्ट हाउएवर विल बेनिफिट इट्स बिल्डर गौतम अडानी, एन इंडियन बिलियनियर who according to Global Energy Monitor is the largest private developer of coal power plant and coal mines in the world। इसमें जो कोयला चल रहा है ना, वो कोयला भी अडानी जी विदेशों से ला रहे हैं 10 गुने दाम पर। भारत के हर बिजली घर में 10 गुने दाम वाला कोयला जलाना अनिवार्य कर दिया था मोदी सरकार ने, याद होगा कुछ समय पहले की बात है। वो कोयला विदेशों से अडानी जी ला रहे थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक्सपोज किया कि वो जो कोयला है जो विदेशों से ला रहे हैं उसका दाम अपने आप खुद ही बढ़ा रहे हैं अडानी जी। अब आते हैं बांग्लादेश पे। जब बांग्लादेश के साथ में आपने इतना सारा ठेका कर लिया, बिजली भेज दी, तो बांग्लादेश में भी तो आदमी रहते हैं। हुआ ये कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भैया इतनी महंगी बिजली हम नहीं खरीद पाएंगे अडानी जी से, हम स्क्रैप कर देंगे ये ठेका। कब? जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, जब अडानी जी की पोल खुलने लगी और जब ये बातें होने लगी कि अडानी जी मोदी जी का क्या नेक्सस है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनने लगा। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाए। उनका वैसे भी बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है मोदी जी से, रिश्तों के कारण तो कुछ ज़्यादा ही विरोध हो रहा है। आपको याद होगा अभी मालदीव में इंडिया आउट अभियान चला था और उस अभियान को समय पर मैनेज ना करने के कारण मोइज्जू वहाँ चुनाव जीत गए और इंडिया आउट के अभियान को वहाँ पे उन्होंने लागू कर दिया। अब बांग्लादेश में इंडिया आउट का अभियान चल रहा है। वो भारत को बांग्लादेश से दूर करने में लगे हुए हैं, भारत विरोधी हैं कि कोई भारत की चीज़ नहीं लेनी है हमको, यहाँ पे भारत का बहिष्कार करो। तो इस तरह का जो भारत के खिलाफ एक वातावरण बन रहा है इन चीज़ों के कारण, उसके कारण दबाव में आके उन्होंने कहा कि हम तो नहीं ले पाएंगे। तो अडानी जी ने फिर ये प्रपोजल दिया, कोई बात नहीं, हम बिजली आपको सस्ते में दे देंगे। भैया पहली महंगे क्यों दे रहे थे? तो बैक टू 2015 जब ये बिजली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो उसी मोदी जी की यात्रा में ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ था, जिस यात्रा में मोदी जी 10,000 एकड़ ज़मीन बांग्लादेश को देने गए थे। तो क्या हुआ, ये जो मसला उठाया इन्होंने तमिलनाडु वाला, ये जानते हुए मोदी जी ने कि 10 साल हम सरकार चला चुके हैं और जो काम हम उठा रहे हैं पुराने, वैसे कई काम हमारे नाम से निकलेंगे। अब ये जो पर्ची फटेगी, अब देखिए आज जो आपको पता चल रहा है, ये अगर पहले का दौर होता मीडिया का तो कम से कम 15 जगहों पे छप जाता, आपको पता लग जाता। ना कोई इतनी मेहनत करता, ना चीज़ें निकलती हैं आजकल, किसके पास वक्त है। और मेहनत करना भी चाहे पत्रकार तो कहाँ से करे, उसको दिन में 4 काम करने हैं और ये काम ऐसे हैं जिसमें 2 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, 6 दिन चाहिए काम करने के लिए। तो ये पूरा ज़मीन घोटाला निकल के आ गया। अब आप बताइए, ये देशभक्ति की पराकाष्ठा है कि नहीं? देशभक्ति के मजाक की, एक तरह से देशभक्ति का मजाक उड़ाया गया है कि भैया आपने देश की ज़मीन बांग्लादेश को दे दी, बांग्लादेश के नागरिकों को आपने रख लिया बगैर जांच पड़ताल के। बांग्लादेश जासूस भी घुसा सकता है आपके यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपने सब कुछ बांग्लादेश के लिए इसलिए कर दिया क्योंकि आपके तथाकथित मित्र मोटा माल कमाने जा रहे थे। मित्र के माल काटने की खबर श्रीलंका से भी आई थी। वहाँ पर पवन ऊर्जा का एक ठेका तथाकथित तौर पर मोदी जी के कहने पर दिया गया था। वहाँ की संसदीय समिति एक जांच कर रही थी घोटाले की। वहाँ का जो बिजली बोर्ड का सिंगापुर का अध्यक्ष है, उसने संसदीय समिति की जांच में ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया कि मुझे राष्ट्रपति राजपक्षे ने ये कहा कि उनके ऊपर मोदी जी का बहुत दबाव है, अडानी को पवन चक्की का ठेका देना ही होगा, इसलिए मैंने ठेका दिया। तो हरिकथानंता भ्रष्टाचार जिस स्तर का है उसकी जांच उसी स्तर के होने की ज़रूरत है। भारत में उसके लिए व्यवस्था तो है, लेकिन विचारधारा के नाम पे तंत्र को पूरा कब्जे में ले लिया गया है। इसलिए किसी भी दफ्तर में अगर कोई भी इस भ्रष्टाचार की जांच की सुगबुगाहट भी होगी
तो जो सुगबुगाहट करने वाले लोग हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में भी यहाँ तक तो हो गया जो सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया, इसकी जांच अभी होनी बाकी है कि वो दवा कंपनी के आदेश वापस कैसे हुए, इतने सारे घोटाले, बीजेपी में चंदा देने के बाद में चीज़ों पे क्लीन चिट कैसे मिल गई, बीजेपी में चंदा देने के बाद में लोगों को राहत कैसे मिल गई, ये अलग अलग जांच और इन जांचों से एक ऑडिट की इससे कितना नुकसान हुआ, कितनी जानों का नुकसान हुआ, कितना राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ। भाई जो आदमी अगर 10,000 रुपये दे रहा है, चाहे वो कैवेंटर्स वाला है, कोई भी आदमी है, 10,000 करोड़ रुपए अगर वो आदमी दे रहा है तो कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का लाभ भी लेगा। तो 50,000 करोड़ रुपए का लाभ क्या लेगी बीजेपी? उसको पोस्टर बनाने का ठेका देगी? निश्चित तौर पे देश की संपत्ति ही उसको मिलेगी सस्ते दाम पे या किसी भी तरीके से, जो भी है। लेकिन चुनाव के टाइम पे ये सब चीज़ें मोदी जी के लिए भारी पड़ने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।